हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स और उसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें खत्म करी। आज का हमारा टॉपिक है, हम कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो वेक्टर का कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जैसे हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो 2D प्लेन, अगर मैं 3D स्पेस की बात कर रहा हूँ तो एक्स वाई और जेड एक्सिस आ जाती हैं। तो चलो सीधे सीधे हम स्टार्ट ही करते हैं। देखो कि अच्छा, एक चीज़ आपको मालूम होगा कि अगर हमारे पास तीन एक्सिसेस होती हैं ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हम आई कैप लिखते हैं, ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। और वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप लिखते हैं और जेड एक्सिस के खिलाफ के कैप लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक एक्सिस बनाता हूँ। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गया क्या, वाई एक्सिस। और ये हमारे पास एक ओरिजिन है और ये पॉइंट पी है और ये हो गया ओपी वेक्टर और ये डिस्टेंस हो गई एक्स और वाई। अगर यहाँ से मैं ट्रायंगल को कंप्लीट करूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, एक्स, और ये वाली डिस्टेंस हो गई वाई, है ना। इसका नाम मैंने दे दिया ओ एम। तो अगर देखा जाए जो ओ एम है वो क्या है, एक्स डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इसी ओ एम को ओ एम वेक्टर लिखना चाहूँ तो लंबाई ये हो गई और उसके अलाउंग यूनिट वेक्टर हो गया, वो आई कैप हो गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं। एंड अगर मैं उधर लिखना चाहूँ पी एम लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या पी एम ना लिख के एम पी लिख दूँ, ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ लगाने में आसानी रहेगी। एम पी, अगर एम पी को मैं लिखता हूँ तो इसकी लंबाई कितनी होगी, वाई होगी। लेकिन अगर मैं इसी एम पी वेक्टर को लिखना चाहता हूँ, इसी एम पी वेक्टर को, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, एम पी वेक्टर मतलब ये y, और इसके y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, j कैप होता है। तो अगर ट्रायंगल लॉ देखो, अगर मैं ये और ये एरो बनाऊं तो ये अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन है। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन की मदद से हम कह सकते हैं कि जो OP बराबर होगा वो कितना होगा, OM वेक्टर और प्लस MP वेक्टर, ठीक है ना। तो OP वेक्टर जो हो गया वो कितना हो गया। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए R वेक्टर मान लेते हैं। तो OP वेक्टर को हमने क्या मान लिया, R वेक्टर मान लिया। और वो किसके बराबर, OM वेक्टर। OM वेक्टर किसके बराबर, एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप, ठीक है, ये आ गया। इस तरह से हम लिखते हैं, जहाँ पर हम एक्स आई को क्या कह सकते हैं, एक्स आई कैप को कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट माने टुकड़ा, कंपोनेंट ऑफ कौन सा, आर वेक्टर इन एक्स एक्सिस, है ना। और उसी तरह वाई जे को क्या कह सकते हैं, वाई जे को हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ आर इन वाई एक्सिस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब लेकिन अगर हमें ये लेंथ निकालनी है, ओपी लेंथ, अगर ये मुझे ओपी लेंथ निकालनी है, यानी ओपी वेक्टर का मॉड निकालना है, या कुल मिला के आर वेक्टर का मॉड निकालना है, या कोई इसको सिंपल आर भी कह सकता है। इतने चार तरीकों से दिखाया गया, यानी ओपी लेंथ की बात हो रही है। और ओपी लेंथ जब भी निकालना पड़ता है तो कैसे, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट, ये निकाल लो, अंडर रूट कर लो, ये हमारे पास उसकी लेंथ निकल आएगी, ठीक है। और अगर कोई एंगल पूछे, एंगल पूछे ना पूछे तो आप इस ट्रायंगल को देख लो ना भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर कितना हो जाता है, tan थीटा बराबर हो जाता है y अपॉन एक्स, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आराम से निकल आएगा। यानी कि इस ओपी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो 2D दुनिया हो गई। अब हम यही बात अगर 3D डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन की बात करें तब क्या होगा, तो वहाँ पर फिगर बना के समझाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, चलो मैं इसी में यूनिट वेक्टर की बात कर लेता हूँ। तो देखो, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, डिनोटेड बाय, कैसे, किसी भी यूनिट वेक्टर को जो है आर कैप से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आर वेक्टर है हमारे पास, इसका यूनिट वेक्टर से दिखाया जाता है, वो कैप से, आर कैप से दिखाया जाता है। वो क्या होता है भाई कि किसी भी दुनिया के वेक्टर को उसी के मॉडुलस से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है ना। आप मैग्नीट्यूड दिखा गए तो सिर्फ क्या आया, डायरेक्शन ही आई। इस हिसाब से दैट इज मैं कह सकता हूँ कि जो आर कैप अभी हमने जो निकाला उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वेक्टर, है ना, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब हम बात करेंगे
थर्ड डायमेंशन की। थोड़ी देर के लिए ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से जो निकला वो जेड एक्सिस है। अब अगर हमारे पास, यार मैं थोड़ा सा और ढंग से फिगर बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, इसको रफ ही कर देता हूँ। थर्ड डायमेंशन में मैं थोड़ा ढंग से फिगर बना लेता हूँ। देखो यार, हमारे पास एक ऐसे कुछ बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, और फिर ठीक है, ऐसे। अब मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब आपको बेहतर समझ में आएगा। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो जे कैप होता है, और इसके अलोंग होता है वो के कैप होता है, ठीक है ना। अब ये है हो गया ओरिजिन, इस ओरिजिन को इससे मिलाया तो ये पी पॉइंट मिला कि नहीं मिला। अगर ये पी पॉइंट मिला तो जाहिर सी बात है ये क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक्स पे ऐसा चले, फिर ऊपर गए, फिर इधर को आए, तभी तो हमारे पास थ्री डायमेंशन दुनिया दिखेगी ना। अच्छा, ये पॉइंट अगर हमने ए मान लिया तो इसके अपोजिट पॉइंट कौन सा होगा, इसके अपोजिट ये वाला होगा। आप डब्बा ऑब्जर्व करो जरा से, ए डैश। अगर हमने इस पॉइंट को बी मान लिया तो इसके अपोजिट पॉइंट कौन सा होगा, ये, तो ये हो जाएगा बी डैश। अगर इस पॉइंट को हमने सी पॉइंट मान लिया तो इसके अपोजिट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये सी डैश हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे मैंने बस लिख दिए, और ये हमारे पास क्या हो गया, ओपी, ओपी वेक्टर। तो थर्ड डायमेंशन की दुनिया में, अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको भी मैंने आर वेक्टर मान लिया। तो जो ओपी वेक्टर है वो जानते हो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, क्योंकि जेड डायरेक्शन में भी ये चला कितना, जेड यूनिट। अच्छा, इसी को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, आर कैप लिख सकते हो गया। आर कैप नहीं, आर वेक्टर लिख सकते हो। और बिल्कुल अगर इसी आर वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो आपको, तो आप क्या कर लो, एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सबका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। और उसके बाद उसी का अगर आपको कैप लेना हो, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना हो, कोई भी यूनिट वेक्टर, तो आप उस वेक्टर को लिखो प्लस जेड के कैप, और उसी के मॉडुलस से आप डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट, एंड दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ आर, ठीक है, ये हो गया। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा हम क्वेश्चन करेंगे और फिर हम कोलिनियरिटी की बात करेंगे। कोलिनियर माने एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कोलिनियर है तो कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन होती हैं। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में कोलिनियरिटी पर बेस्ड आपके पास थ्योरम और प्रूफ भी आते हैं, तो हम वो भी कराएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको फटाफट करा देता हूँ, उसके बाद जो है एक दो क्वेश्चन इसी पर ले लेते हैं। देखो, जैसे कोई किसी ने कहा कि क्वेश्चन ये है कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ 2i माइनस 2j माइनस के कैप। तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या बोला कि भाई थोड़ी देर के लिए मान लो जो ए वेक्टर है वो कितना है, 2i है और माइनस 2j और माइनस के कैप। कैप नहीं भी लगाया तो आप समझ जाओगे यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है ना। आई जे के यूनिट वेक्टर ही होते हैं, तो कैप लगाए, अगर नहीं भी लगाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब इसी का अगर मैं मॉड निकालूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 2 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 4 4 8 1 9 अंडर रूट 3 ये आ गया, मतलब अंडर रूट लिया तो 3 आ गया। अब हमारे पास पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि अगर इस वेक्टर का मुझे कैप निकालना हो तो बताओ, कैप निकालने के लिए यानी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दो। इसका मतलब ए का जो यूनिट वेक्टर आ गया वो क्या आया, वो आया 2i माइनस 2j और माइनस के, कैप कैप सब पे लगाओ और डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो ये हमारे पास कितना आ गया, यूनिट वेक्टर्स आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में लिखता हूँ। देखो
इस क्वेश्चन को मैं कराने के लिए एक चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। देखो जैसे 3 वेक्टर है ना, 3 वेक्टर ऐसे और किसी ने ऐसे कर दिया है ना, इनका नाम दे दिया A B C और ये, ठीक है ना D। अगर आप ये वेक्टर निकालो, चलो ये A वेक्टर है थोड़ी देर के लिए, ये B वेक्टर है और ये क्या है C वेक्टर है, तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C कुछ आएगा। लेकिन अगर यही 3 वेक्टर मिला के एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है ना, कैसा भी ट्रायंगल बना दे, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल बना दे, अगर ये A वेक्टर हो गया प्लस B वेक्टर और प्लस ये हमारे पास क्या हो गया C वेक्टर हो गया, तो अगर ये वेक्टर कैसा भी ऑर्डर में हो, एक ऑर्डर में ले लो, अपोजिट सेंस ऑर्डर में ले लो, लेकिन 3 वेक्टर अगर ट्रायंगल बना देते हैं तो तीनों वेक्टर का जो सम होता है ना वो हमारे पास 0 हो जाता है। एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई कि जब भी 3 वेक्टर हमारे पास दिए जाएंगे तो वो तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इस बात को चेक हम इस तरीके से करेंगे कि हम तीनों वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से ऐड करेंगे और देखेंगे उनका समेशन अगर 0 आ रहा है तो मतलब तीनों वेक्टर ट्रायंगल बना रहे होंगे, और 0 नहीं आ रहा है तो मतलब तीनों वेक्टर ट्रायंगल नहीं बना रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। खैर अब क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं क्वेश्चन क्या था भाई? मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन लिखूं तो आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, उसके बाद हम फिर कराएंगे, सो दैट ए बी सी जो हमारे पास पॉइंट हैं, वर्टिसेस हैं ए बी सी विथ पी वी मतलब पोजीशन वेक्टर क्या दिया गया है, ए वेक्टर दे दिया गया है हमारे पास 3i माइनस 4j और माइनस 4k, और बी वेक्टर जो दिया गया है, बी वेक्टर क्या दिया गया है 2i माइनस j और प्लस k, और सी वेक्टर जो दे दिया गया है वो दिया गया है i माइनस 3j और माइनस 5k, ठीक है। और उसके बाद शो करना है ये जो वेक्टर्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं ए बी सी वर्टिसेस के, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, तो मतलब फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। कुल मिला के अपने पास एक कहानी दी गई है। कहानी क्या है कि ए बी सी ऐसा कोई ट्रायंगल है, ए पर क्या है ए के पोजीशन वेक्टर, बी पर बी के पोजीशन वेक्टर हैं और सी पे सी के पोजीशन वेक्टर है। अब ये जो ट्रायंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो इन तीनों वेक्टर का जो सम है वो 0 होना चाहिए, वो भी सम तीनों वेक्टर का नहीं, तीनों वेक्टर की जो साइड लेंथ होती है उनका, क्योंकि हम जब साइड लेंथ लेते थे ना ये वाली साइड वेक्टर, यानी साइड को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तब हम देखेंगे तीनों का सम 0 हो रहा है कि नहीं। अभी तो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर्स नहीं, ट्रायंगल के साइड जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन वेक्टर्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए 0। तो पहली बात ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा, और फिर राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड के वेक्टर पता होने चाहिए और पाइथागोरस लगता हुआ दिखाई देना चाहिए, तब प्रूफ हो जाएगा। तो इसी बात को हम करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर ए बी वेक्टर की बात करूँ, है ना, या फिर ए बी वेक्टर की, चलो कोई बात नहीं हम अपन कर लेते हैं। अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूँ तो बताओ बी माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बी माइनस ए वेक्टर। अब बी माइनस ए मतलब 2 माइनस 3 तो माइनस आई हो गया, फिर माइनस जे और प्लस 4, तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस का 3j, और उसके बाद k माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 5k आ गया, ठीक है ना। अगर मैं BC की बात करूँ, अगर मैं BC की बात करता हूँ तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा C माइनस बी हो जाएगा। C माइनस बी का मतलब होता है दिस माइनस दिस, तो फिर कितना आ जाएगा माइनस आई आ जाएगा, फिर दिस माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का 2j आ जाएगा, और फिर दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस का 6k आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप CA लेंथ की बात करोगे, अगर आप CA लेंथ की बात करते हो तो हमारे पास CA का मतलब कितना होता है A माइनस सी, ठीक है। ओके 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 ठीक है। अगर CA लेंथ की मैं बात करूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा A माइनस सी,
तो ए हाँ हमारे पास ये रहा -c, तो 3 माइनस ये कितना हो गया 2i कैप, और फिर कितना हो गया दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 3 यानी कि -i कैप। ओके, सॉरी जे की बात चल रही है ना। और उसके बाद दिस माइनस दिस करोगे तो -4 और +5 यानी कि k आ जाएगा। k आ गया, ठीक है, k कैप। अब हम अगर तीनों वेक्टर को ऐड करते हैं, अगर मैं AB + BC और +CA इन तीनों वेक्टर्स को ऐड किया तो देखो 2i और -2i, तो -2i निपट गया, 3 ये निपट गया, 5 1 6 और -6 निपट गया, तो यानी 0 वेक्टर आ गया। इसका मतलब दैट इज, अब ये कंफर्म हो गया कि ABC आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल बन रहा है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं ये जानना पड़ेगा। इसको जानने के लिए भाई AB साइड का वेक्टर पता है, BC साइड का वेक्टर पता है और CA साइड का वेक्टर पता है, तो इसका मॉडुलस ले लो तो साइड लेंथ आ जाएगी। यानी कि अगर मैं AB का मॉडुलस ले लूँ तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मॉडुलस निकालो तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 1 10 और 5 5 25 हो गया है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और +5 स्क्वायर, तो हमारे पास 10 ही आ गया, 25 यानी कि 45 आ गया कि नहीं आ गया, यस √45। अच्छा अगर मैं BC का मॉडुलस निकालूँ, BC का मॉडुलस निकालूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर और फिर 2 स्क्वायर और प्लस का 6 स्क्वायर, तो ये हो गया 36 और ये 4 40 और फिर हमारे पास कितना आ गया 41 आ गया भाई, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 25 ये हो गया ना और 3 3 9 1 10, अरे यार 35 होना चाहिए ना, 35। हाँ अच्छा, और यहाँ पर फिर अगर मैं CA वेक्टर का मॉडुलस निकालूँ तो कितना आएगा, CA वेक्टर का मॉडुलस निकालूंगा तो 2 दूनी 4 5 6 आ जाएगा, तो √6 आ जाएगा। अब अगर ये तीनों साइड आ गई तो देखो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं देखूँ कि भाई अपने पास BC का स्क्वायर कितना है, वो 41 के बराबर है। अच्छा यहाँ पर AC का स्क्वायर कितना है 6 है और AB का स्क्वायर कितना है, AB का स्क्वायर है आपके पास 35 है ना, 35। तो हम ये देख पा रहे हैं कि AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर वो BC स्क्वायर के बराबर है। तो किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड का स्क्वायर अगर तीसरी के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो वहाँ पर मतलब है कि पाइथागोरस लग गया, और यहाँ से प्रूफ हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। बड़े इत्मीनान से करने वाली चीज़ है, हम शुरुआत से ही बता रखे हैं कि भाई अपन ढंग से करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। ओके, तो ये हो गई यूनिट वेक्टर की कहानी, और यूनिट वेक्टर पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बस कंसेप्ट पे क्लियरिटी होनी चाहिए, बात की आप कर ही लोगे। कहीं ना कहीं सब कुछ रोल प्ले कर रहा है, कौन सा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब जाके और कोई क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। चलो क्वेश्चन क्या था, अच्छा यूनिट वेक्टर ही निकालने को पूछा है, कोई बात नहीं, यूनिट वेक्टर निकालने को हमने क्वेश्चन करा दिया है, कोई भी क्वेश्चन दे दूं तो कर लोगे। अच्छा अब मुझे देखो एक चीज़ बतानी है कि जैसे कोलिनियरिटी की बात करते हैं ना, कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के जब कोलिनियर होता है तो A = लैम्डा टाइम्स ऑफ B लिखा जा सकता है। ये मैंने शुरुआत में ही बताया था, है ना, जब भी हमने पैरेलल वेक्टर्स की बात करी थी, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहे थे पहले लेक्चर में। तो इतना तो जानते हो कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, जैसे ये वेक्टर है A वेक्टर और ये है B वेक्टर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि A वेक्टर जो है B से 2 गुना बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि A वेक्टर इज डबल 2 टाइम्स ऑफ B वेक्टर। अगर ये 3 गुना बड़ा होता तो 3 टाइम्स लिख देते। अच्छा जब हमें नहीं मालूम है कितना बड़ा है, बस हमें ये मालूम है कि पैरेलल है, तो मैं ये कहूँगा कि A वेक्टर B के कुछ गुना है, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ B। ये मैंने बात बताई भी थी, ठीक है ना, हमने फिर से रिकॉल कर दिया। अब इस बात का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। देखो एक मिनट जरा,
हाँ, तो हम कोलिनियरिटी की बात कर रहे थे और बताया था अभी कि अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स होगा, ये चीज़ हम जानते हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ बोर्ड एग्जाम में थ्योरम्स आते हैं जो प्रूव करने को आते हैं, तो मैं वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखाता हूँ और फिर मैं प्रूव करता हूँ। तो आप क्या होता है, अगर आप समझ लिए ना तो बड़े आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे, उतना रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कोलिनियरिटी पर बेस्ड थ्योरम करा रहे हैं, जैसे मैं पहला थ्योरम लिखता हूँ, ठीक है ना। थ्योरम 1 क्या है, पूरा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, है ना, आर कोलिनियर्स, इफ एंड ओनली इफ। जब आई डबल एफ लगता है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, है ना। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर नॉट बोथ जीरो, ठीक है ना, सच दैट क्या एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ये चीज़ हमारे पास दी गई है। देखो यार मेरा रफ करने के लिए वो कहाँ गया, एक मिनट, डस्टर में भूल गया। तो जैसे हमारे पास ये वाला है ना, अब इसको हम जैसे प्रूफ करते हैं, तो जैसे कि जब इफ एंड ओनली इफ दिया जाता है ना, तो इसका मतलब थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करा जाता है। जब सिर्फ इफ दिया रहता तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ गिवन होती और मुझे दूसरी चीज़ प्रूफ करनी होती। लेकिन जब इफ एंड ओनली इफ दिया जाता है तो ऐसे थ्योरम को आप दोनों साइड से प्रूफ करते हो, यानी एक बार इससे लिखा पहला हुआ ये एज्यूम करके चलोगे, ये प्रूफ करोगे, और कन्वर्सली फिर इसको एज्यूम करके चलोगे और ये प्रूफ करोगे, तो बोथ साइड प्रूफ करने वाली होती है। ये बात ध्यान रखना इफ एंड ओनली इफ में, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं इफ एंड ओनली इफ में। पहले हम ये वाला मान लेते हैं अपने पास, तो हम क्या मानते हैं कि लेट ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो दो वेक्टर जब कोलिनियर होते हैं तो एक को दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब एक काम करते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए की वैल्यू ए वेक्टर और प्लस कितना हो गया माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया जीरो वेक्टर। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि 1 इंटू ए वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर हो गया। और ऐसे कांस्टेंट आ गए जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 1 हो जाए और अगर y की वैल्यू माइनस लैम्डा हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि x टाइम्स ऑफ ए वेक्टर और प्लस y टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर हो पाए। इसका मतलब ये चीज़ प्रूफ हो गई, देखो, है ना। अब इसी बात को कन्वर्सली उल्टा मान के चलें, कन्वर्सली, है ना। हमने क्या माना कि भाई एक्स ए प्लस वाई बी अगर जीरो वेक्टर है, तो एक बात तो तय है कि जो x टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है इसको लिख सकते हैं माइनस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से अगर मैं ए वेक्टर लिखना चाहूँ तो भाई ए और बी तो x और y तो क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस वाई बाई एक्स लाया जा सकता है और ये कितना हो गया, बी वेक्टर हो गया। अच्छा, एक्स और वाई क्या थे, नंबर्स थे, कांस्टेंट थे, तो इनका रेशियो भी क्या आएगा, ऐसे नंबर आएगा। और मान लिया ये रेशियो कुछ एक के आया या लेमडा आया, थोड़ी देर के लिए मान लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ए वेक्टर इज लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो गया। और जब भी कभी ऐसा लिखा जाता है इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। और फिर ये दोनों साइड से प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। आप इतना ही लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैंने जितना कम से कम लिख के काम चल जाए वो लिखा है और इस तरह से प्रूफ होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। एक और थ्योरम छोटी सी आती है इसी के जैसी, थ्योरम नंबर 2। उसका पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं और उसके बाद फिर अपन प्रूफ करेंगे उस चीज़ को, है ना। देखो क्या है,
थ्योरम 2 क्या है भाई? थ्योरम नंबर 2 कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड एक्स कॉमा वाई आर स्केलर्स, स्केलर्स का मतलब कुछ नंबर होंगे, है ना, नंबर्स, देन इफ एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू जीरो वेक्टर आ जाएगा, तो देन x बराबर y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया यार, एक मिनट, नॉन ज़ीरो और यहाँ पर लिखना एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स एंड एक्स वाई स्केलर, देन ऐसा। अब हमें इसका प्रूफ करना है, अब समझ में आएगा। देखो हमारे पास क्या प्रूफ करना है कि भाई पहली बात तो जो गिवन हो वही गिवन है कि, या फिर इफ का या लेट ऐसा कुछ कर लो, ए और बी हमारे पास दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर, मतलब कोलिनियर नहीं है ना, एक ना तो पैरेलल है ना कोलिनियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ऐसे वेक्टर हैं जो ना तो जीरो वेक्टर्स हैं और ना ही कोलिनियर हैं, पैरेलल नहीं होंगे। अच्छा, और एक्स वाई हमारे पास कोई स्केलर है और उस स्केलर के साथ अगर मैंने ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया, या तो लीनियर कॉम्बिनेशन बताया था, यानी कि एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू बी अगर जीरो हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर एक्स और वाई दोनों को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर वेक्टर होते तब इन दोनों को जीरो होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वेक्टर दोनों नॉन कोलिनियर हैं और फिर भी अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया, मतलब सारे कांस्टेंट को जीरो होना पड़ेगा, और ये हम दिखाते भी हैं, देखो कैसे। तो पहली बात हम मान के चलते हैं जो दिया है। अच्छा, इसमें इफ एंड ओनली इफ नहीं लगा है, इसका मतलब आप एक साइड मान के चलो, दूसरी साइड प्रूफ कर दो, काम हो जाएगा। तो लेट हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स ए प्लस वाई बी बराबर कितना हो गया? जीरो। अच्छा, अब यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो एक्स ए वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू बी वेक्टर। अच्छा, एक्स और वाई क्या है? कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट का रेशियो भी कितना होता है? कांस्टेंट होता है। तो थोड़ी देर के लिए हम अगर ये मान लें कि भाई माइनस वाई बाई एक्स जो है उसको लेमडा एज्यूम कर लें, तो हमारे पास ए वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स बी हो गया कि नहीं हो गया? और अगर ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब है कि ए एंड बी आर कोलिनियर। भाई कोलिनियर वेक्टर में ऐसा होता है, एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है, तो आर ए एंड बी आर कोलिनियर हो गया, ठीक है ना। अगर ए और बी कोलिनियर हो गया तो बताओ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट में ही दिया गया है कि ए और बी जो दो वेक्टर्स हैं वो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर होने चाहिए, और यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? कोलिनियर। इसका मतलब देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज अ contradiction on collinearity। कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे ही लिख देते हैं सिर्फ। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता, बट क्योंकि ऐसा हो रहा है, ये तभी हो रहा है जब दोनों कांस्टेंट क्या हो? जीरो हो। तो यहाँ से हो जाएगा, हैंस हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तभी पॉसिबल है कि x को भी जीरो ले लिया जाए और y को भी जीरो ले लिया जाए, नहीं तो कोलिनियरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। बस इतना कर दोगे तो यहाँ से ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है ना, प्रूफ्ड। ये बात हो गई। यहाँ से एक और थ्योरम है, वो मुझे और करानी है थ्योरम, लेकिन वो शायद कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की बात कर गए हैं। तो थ्योरम्स क्या है कि 3 पॉइंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ए बी सी स्केलर्स एंड नॉट ऑल जीरो, और ये हमारे पास कहानी करी गई है, ठीक है ना। चलो, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो इस थ्योरम इसका भी करा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या बोला गया है कि 3 पॉइंट्स
वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, है ना, विथ पोजीशन 3 पॉइंट्स, या ऐसे लिख दो आर पीवी ऑफ ए बी सी, है ना, ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स हैं, है ना, आर कोलीनियर, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलीनियर होंगे इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ and only if there exist scalars x, y, z belongs to R, है ना, R माने रियल नंबर्स, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, नॉट ऑल जीरो, सच दैट, पहले मैं स्टेटमेंट का मतलब समझाऊंगा उसके बाद उसको प्रूफ करूंगा, ठीक है ना, सच दैट, बाकी आपको ये मेमोराइज करने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर 0 वेक्टर, है ना, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये दोनों बातें होनी चाहिए, तब अब हम सॉल्यूशन यानी प्रूफ पर आएंगे। पहले समझाता हूँ। स्टेटमेंट में भाई हमारे पास क्या दिया गया है, स्टेटमेंट में बात ये दी गई है कि अगर कोई भी एक प्लेन पे 3 पॉइंट्स हैं ना, 3 पॉइंट्स, तो ये ट्रायंगल बना देंगे, लेकिन अगर कोलिनियर होंगे तो एक लाइन ही बनाएंगे, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनती है, ट्रायंगल नहीं, यानी कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे मौजूद हैं, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये तब होगा जब इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा, और साथ ही साथ जो कांस्टेंट लिए गए हैं इनका अपना भी सम 0 होगा। मान लो हमने कोई ऐसी चीज ले ली जहां पर एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, इन तीनों का सम अगर 0 आ गया, बट जो हमने कांस्टेंट लिए हैं उनका सम 0 नहीं आया, तो कोलिनियर नहीं होंगे। कोलिनियर होने के लिए दोनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए कि ऐसे 3 नंबर उठाऊं एक्स वाई जेड, जिनको हम ए बी सी से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें तो क्या आ जाए, सम 0 आ जाए, और साथ ही साथ दो जो नंबर एक्स वाई जेड उठाए हैं ना, इनका सेपरेट अलग से सम निकालो तो ये भी 0 आने चाहिए। तो ये होती है कोलिनियरिटी की कंडीशन। बात समझ में आई कि नहीं? अब हम इसी बात को प्रूव करते हैं। तो ये बात आप याद रखना, ये याद रखोगे ना तो कोलिनियरिटी बहुत, इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। फिर कोप्लेनिटी का भी इससे कनेक्शन है ना, इस वजह से मैं इतना जोर दे रहा हूँ। नाउ अब ये पहली बात इफ एंड ओनली इफ वाली बात आ गई। इफ एंड ओनली इफ वाली बात आ गई तो इसका मतलब पहले मुझे इन सब को कोलिनियर मानना पड़ेगा और ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, और उसके बाद कन्वर्सली मुझे ये चीज़ माननी पड़ेगी और कोलिनियर प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात है यार। देखो मेरी बात समझो कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है, थोड़ी देर के लिए मान लिया बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो यूँ जा रहा है और हमारे पास इनके वर्टिसेस दिए गए हैं भाई, पोजीशन वेक्टर्स ऐसे। अगर थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया है कि कोलिनियर है ना, तो अगर जब कोलिनियर होते हैं तो बताओ ए बी और बी सी का लैम्डा टाइम्स होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना, कोई दो वेक्टर, या फिर ऐसे मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं, यहाँ पर बी पॉइंट ले लेता हूँ, चलो ये बी पॉइंट है ना, तो एक दूसरे का कुछ गुना होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि पहले हम क्या मानेंगे, लेट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर ए बी सी कह लूँ या मैं कैपिटल ए बी सी कह लूँ, क्योंकि दिखाया तो कैपिटल ए बी सी से गया है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो ए बी एक वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा देखो, और एक बी सी भी वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दो वेक्टर हो गए। और अगर ये कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स होगा कि नहीं होगा, ये कोलिनियरिटी की कंडीशन कहती है। अच्छा, अब ए बी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, बी माइनस ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब अगर ऐसा मैं करूं तो हमारे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और इक्वल्स टू लैम्डा सी वेक्टर और माइनस लैम्डा बी वेक्टर। अब सब कुछ इस साइड में ले आओ तो हमारे पास कितना हो गया, लैम्डा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और फिर माइनस का लैम्डा सी वेक्टर। भाई सब कुछ एक साइड में लेकर आए, इन दोनों में बी कॉमन आ जाएगा। अगर बी कॉमन आ गया तो हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा प्लस 1 इंटू बी वेक्टर प्लस माइनस 1 टाइम ऑफ ए वेक्टर
और प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। यानी तीनों वेक्टर को हमने कुछ इसको, अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको x मान लूँ, x और इसको y मान लूँ और इसको z मान लूँ, तो बताओ हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा प्लस 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस लैम्डा। तो हमने यहाँ पर ये पाया कि एक्स बी कह दिया थोड़ी देर के लिए भाई, चल ठीक है, इसको मैंने x कह दिया, इसको y कह दिया और इसको z कह दिया, तो ये y हो गया और ये x हो गया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि XA प्लस YB और प्लस ZC, इन तीनों का सम कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, एक्स वाई जेड का भी सम कितना होना चाहिए, 0, तभी इक्विवेलेंट एन। हम ये अब सम करके देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू कितनी है, -1, y की वैल्यू कितनी है, लैम्डा प्लस 1, और z की वैल्यू कितनी है, माइनस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा और -1 प्लस 1 खत्म हो गया, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का आपस में भी सम कितना है, 0 है, और ये दोनों एक साथ हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि कोलिनियरिटी लेके चले थे, ये प्रूफ हो गया। तो ये एक साइड से प्रूफ हो गया। अब दूसरी साइड से देखो क्या करते हैं, अब कन्वर्सली इसको मानेंगे तो भाई मुझे रफ करना पड़ेगा, बोर्ड इतना बड़ा नहीं है। एक साइड से प्रूफ हो गया, अब मैं कन्वर्सली मैं ये मान के चलूंगा कि एक्स ए प्लस वाई बी, ये पहले मानूंगा, लेट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको इधर ले जाऊँ तो x प्लस वाई बराबर माइनस जेड हो गया कि नहीं हो गया, यानी माइनस जेड की वैल्यू ये हो गई। अच्छा, यहाँ से काम करता हूँ मैं कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू माइनस जेड सी लिख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, बिल्कुल, और यही माइनस जेड उठा के यहाँ पर रख दो। अगर माइनस जेड के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई, और फिर कितना हो गया सी वेक्टर, और इक्वल्स टू कितना, एक्स ए प्लस वाई बी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं सी वेक्टर निकालूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हो गया एक्स ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई कितना, एक्स प्लस वाई। अच्छा, इसको अगर देखो तो एक खास चीज़ याद आ रही है, क्या यहाँ से सेक्शन फार्मूला याद आया क्या, सेक्शन फार्मूला, क्यों, क्योंकि तो x और y तो नंबर ही है ना, इसका मतलब क्या है, सेक्शन फार्मूला कहाँ पर लगता है, अरे लाइन पे ही लगता है कि नहीं, जब 3 पॉइंट होते हैं और एक पॉइंट लाइन को 2 हिस्सों में बांट रहा होता है अलग अलग रेशियो में, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या निकला, c के कोऑर्डिनेट निकले, तो c कैसा निकला, एक्स ए और प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर रहा होगा a और यहाँ पर रहा होगा b, और ये जो x और y होते हैं ये m/n होते हैं, यानी कि x/y रेशियो में बांट रहा होगा। यानी सेक्शन फार्मूला तभी लगा जब 3 पॉइंट क्या हुए, लाइन पे हुए, तो इसका मतलब ये मान के चले, और ये सेक्शन फार्मूला यानी कि क्या प्रूफ हो गया, हेंस नहीं, पहली बात तो ये कर लेंगे, इसका मतलब हुआ इस फार्मूले का, दैट इज कि C डिवाइड्स लाइन किसको, ए बी को, लाइन ए बी इंटू x/y रेशियो। अच्छा, जब कोई भी पॉइंट किसी लाइन को अगर डिवाइड करता है किसी भी रेशियो में, अगर ये हमारे पास सी पॉइंट है, ए बी लाइन को अगर वो सी रेशियो में है तो ए बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक ही लाइन पे ही तो होंगे भाई, ए बी लाइन को सी डिवाइड कर दिया x/y रेशियो में, तो तीनों पॉइंट कहाँ हो गए, एक ही लाइन पे हो गए। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि हेंस ए एंड बी एंड सी आर कोलिनियर। देखो, दोनों साइड से हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थ्योरम्स में इसीलिए करा दिए क्योंकि यार हम चाहते हैं कि बोर्ड की प्रिपरेशन ढंग से हो सके। इसको बस ये काम करना, पूरी ईमानदारी से देखना, मतलब आप स्किप वगैरह मत करना। इसीलिए मैं टफ टॉपिक थोड़ा सा बचता रहा हूँ हमेशा से कि ऑनलाइन ना पढ़ाऊँ, बट थोड़ा सा कुछ ठीक है ना, बच्चों के लिए
किन लोगों के लिए जहाँ हम नहीं पढ़ा पाते हैं फिर भी पढ़ना है उनको। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो जो लोग भी देखना आप उसको पूरा जरूर देखना, ठीक है ना, शॉर्टकट मत अपनाना। ये टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो आई होप जितना चल रहा है वो समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ें आगे बढ़ने वाले हैं वो कोप्लेनिटी पे बात करेंगे, यानी एक ही प्लेन में, अभी तो एक ही लाइन पे, अभी एक ही प्लेन की बात करने लगेंगे और फिर जाके क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। सोचो इतना टाइम लग गया हमको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पर तक आने में। फिजिक्स में क्या होता है, शायद शुरुआत ही यहीं से हो जाती है। इसीलिए अंतर है फिजिक्स में और मैथमेटिक्स की नॉलेज में। मैथमेटिक्स अपने आप में संपूर्ण करती है, परिपूर्ण करती है कंसेप्ट को, ठीक है ना। फिजिक्स भी अच्छी है बट फिजिक्स में सहारा मैथ का ही लिया जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सीखे तो हर जगह सीख डालोगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।